नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि देश भर में अलग अलग राज्यों से साधु संतों के हत्या की खबरें आ रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से। और इन साधु संतों की हत्या को लेकर अपनी अपनी सुविधा से राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में राजनीति कर रहे हैं, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर साधु संत की हत्या क्यों हो रही है। और ये किसी एक राज्य में नहीं हो रही है, किसी एक पार्टी की सरकार के शासनकाल में नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग राज्यों में जहां जिस भी पार्टी की सरकार है वहां इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और इन हत्याओं की खबरें आ रही हैं। और मीडिया भी राजनीतिक दलों के कन्वीनियंस से और राजनीतिक दलों के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए साधु संतों के इन निर्मम हत्याओं को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही आप लोगों के सामने अपनी राय रखना चाहते हैं कि साधु संत जिन्होंने कि सांसारिक जीवन त्याग के इस रास्ते को अख्तियार किया, आखिर क्या वजह है कि जब उनकी हत्या की जांच होती है तो उन कारणों में जो मुख्य कारण आते हैं वो संपत्ति विवाद आता है, सांसारिक जो रिश्ते हैं उसको लेके हत्याओं की खबरें आ रही हैं। तो इस पर बहुत जरूरी है विचार करना और इसको दलीय राजनीति से ऊपर रख के और दलीय सरकारों की प्रतिबद्धता से ऊपर रख के समझने की जरूरत है और इस पर अपनी कोई धारणा बनाने की जरूरत है। तो शुरुआत करें अगर हम उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से, जिसको लेके कि मीडिया में हफ्तों से हेडलाइंस बनी हुई है और अभी तक जो सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आई है अलग अलग सरकारों की तरफ से, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, इन तीनों राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि 3 दल की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं। आखिर लेकिन जो हत्या के कारण बताए जा रहे हैं इन साधुओं की हत्या के, उसके पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। कुछ जगह बताया जाता है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के वजह से साधुओं की हत्या हो गई। उसके पीछे बहुत कोई धार्मिक कारण अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि हत्या हुई है, हत्या का होना गलत है। किसी भी इंसान का सभ्य समाज में इस तरह से उसकी हत्या करना ये गलत है, चाहे वो साधु संत हो या आम नागरिक हो या गृहस्थ हो या राजनेता हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि ये साधु संत जो सांसारिक जीवन छोड़ के, गृहस्थ जीवन छोड़ के संत और साधु का रास्ता अख्तियार करते हैं, आखिर क्या मजबूरी होती है कि फिर बाद में आके वे उन्हीं सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, संपत्ति जुटाने लगते हैं, प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं, अपना कारोबार चलाने लगते हैं, एक तरह से लैंड माफिया के रूप में काम करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वो विवाद जो एक साधु के भेष में या संत के भेष में या पादरी के भेष में या मौलवी के भेष में बनता है, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई बिल्कुल मजहबी नहीं होता है, सच्चाई बिल्कुल समाज सुधार को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता है, सच्चाई बिल्कुल उनके किसी धार्मिक उपदेश के प्रतिकार के रूप में उनकी हत्या का कारण नहीं होता है। हत्या का कारण जो अभी तक जितने भी इस तरह की संतों की हत्याएं हुई हैं, पादरियों की हत्याएं हुई हैं, उसके कारण संपत्ति है, उसके कारण सांसारिक है, कहीं महिला का विवाद है, कभी कहीं मिस्टेकन आइडेंटिटी है। तो इसलिए हम सबको मीडिया भले ही इसको हेडलाइन बना देता है और हमारे पत्रकार साथी राजनीतिक दलों के बयानों को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगते हैं। खासतौर से उन राज्यों में ज्यादा इसको मुद्दा बनाया जाता है जहां की चुनाव या तो हो रहा होता है, आने वाले 1.5 साल के अंदर होने वाला होता है।
लेकिन इसके पीछे के कारण अगर शुद्ध संपत्ति है, इसके पीछे के कारण शुद्ध सांसारिक है, तो इन हत्याओं को भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए जिससे समाज के बाकी निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं हो रही हैं। और उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं के लिए सरकार जितनी सजग है, जितनी चौकन्नी है और जितनी त्वरित कार्रवाई करती है, उतने ही सजगता के साथ इन कथित रूप से जो धार्मिक लोग हैं इनकी हत्याओं के बारे में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप देखें तो इस समय हमारे देश में दो तरह के धार्मिक नेता दिखाई दे रहा है। एक ऐसे हैं जो कि साइलेंटली अपने मजहबी कामों में लगे हैं, उनको देश दुनिया से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब नहीं है, उनको इससे मतलब नहीं है कि वे किस पार्टी की सरकार बनवाना चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार गिराना चाहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो कि अपनी दलीय प्रतिबद्धताएं बदलते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनकी पसंदीदा पार्टी की सरकार बने, जिससे कि वे अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ा सकें, टैक्स रिलीफ ले सकें, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा कवच बढ़ा सकें और उन सरकारी सुरक्षा कवच की आड़ में, उन सरकारों की आड़ में अपने कारोबार को और बढ़ा सकें। तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई गेरुआ वस्त्र में या कोई सफ़ेद पादरी के ड्रेस में या कोई मौलवी टोपी लगा के अपने को दावा कर रहा है कि वो मजहब का काम कर रहा है, वो दीन का काम कर रहा है, वो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो महज उसके इस दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी एक्टिविटीज पर नज़र रखनी चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है। आप अगर एक तरफ से देखें, नज़र डालें देश के अलग अलग राज्यों में, और जो विवाद के कारण हैं इन पूजा स्थलों के पर कब्जे को लेके, इन पूजा स्थलों के व्यावसायिक करण को लेके, इन पूजा स्थलों के जो कीमती ज़मीनें हैं, जो कीमती दुकानें हैं, जो कीमती व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उस पर कब्जे को लेके, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग भगवान के नाम पर, ये लोग गॉड के नाम पर, ये लोग अल्लाह के नाम पर, ये लोग क्या कर रहे हैं। आखिर किस तरह से हमारे देश की भोली भाली जनता को, हमारे समाज को, जो धर्म भीरू है, जो कि भगवान में भरोसा करता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो कि इस तरह के सभी जो टेम्पोरल पावर्स हैं उसमें अपनी आस्था रखता है, उसके साथ ही लोग छलावा कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली का एक बहुत मशहूर गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर बरसों मुकदमा चला है यहाँ की गुरुद्वारा कमेटियों के बीच में, और फाइनली कोर्ट के इंटरवेंशन से वो अब गुरुद्वारा वापस जेन्युइन लोगों के हाथ में गया है और उस गुरुद्वारे में अब अस्पताल बनाने की कोशिश हो रही है, उस गुरुद्वारों को फिर से दोबारा चलाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से मामले आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, उत्तराखंड में देख सकते हैं। अभी उत्तराखंड में एक बहुत चर्चित अपने को योग गुरु कहते हैं, उनके फार्म हाउस पर हिंसा हुई थी पिछले कुछ महीने पहले, और उनके एक भाई पर हत्या के आरोप लगे। और मामला क्या था? मामला ये था कि उनके ट्रस्ट की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से किसानों की जमीन जबरन कब्जा की जा रही थी। किसानों ने जब विरोध किया तो उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली चला दी, जिसमें कि 1-2 लोगों की मौत हो गई थी। और वे योग गुरु सरकारी संरक्षण में हैं, सरकार को चंदा देते हैं, सत्तारूढ़ दल को चंदा देते हैं, सत्तारूढ़ दल से जो चाहते हैं वो कराते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मौजूदा सत्तारूढ़ दल के टाइम में ही उनका कारोबार फल फूल रहा है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हुआ था। आप सबको पता है कि कॉमरेड वृंदा करात जो सीपीएम की नेता हैं, उन्होंने उस योग गुरु के खिलाफ आंदोलन चलाया था और कहा था कि वो उनके कथित जो दवाइयाँ हैं उसमें मिलावट है, उन दवाइयों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से तैयार की जा रही थी। और उन दवाइयों का जब मुद्दा कॉमरेड वृंदा करात ने उठाया था तो उस समय उत्तराखंड में पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी।
लेकिन उस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा गया कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक हम सबको किसी को पता नहीं है कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी विशेष के टाइम में ही उनका कारोबार फल फूल रहा है, चाहे वो लालू यादव हो या अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या हरीश रावत हो। जो लोग भी सत्ता में रहे हैं उन लोगों ने परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उस योग गुरु की मदद की है, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने में हर तरह से उनको संरक्षण दिया है और आज भी उनको संरक्षण हासिल है। और ये पक्का जानिए कि कल अगर सरकारें फिर बदलती हैं इन राज्यों में, लेकिन योग गुरु के कारोबार को कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि उनका कारोबार बहुत ही वो प्रोफेशनल तरीके से चलाते हैं, शुद्ध व्यवसाय करते हैं और योग के आड़ में करते हैं। कपड़ा वो भी गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। यही स्थिति कर्नाटक के एक कथित संत और महात्मा की है। यही स्थिति आप जाएंगे तो महाराष्ट्र के वो तमाम ऐसे संत और महात्मा हैं जो कि पिछले दिनों जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो वो आंदोलन में मुख्य भूमिका उनकी थी समझौता कराने में, और बाद में वो पारिवारिक विवाद में पता चला कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये इतने पहुंचे हुए संत फकीर महात्मा हैं जो कि समाज को अध्यात्म की शिक्षा देने निकले हैं, जो समाज में जो व्याप्त बुराई है उसको दूर करने निकले हैं, जो समाज के कष्ट दूर को करना चाहते हैं। आखिर उनका सचमुच जो असली चेहरा है वो क्या है? और उन्हीं की नकल अब छोटे जो लेवल के जो धार्मिक कार्यों में लगे हुए लोग हैं वे कर रहे हैं, चाहे मौलवी हो, मौलाना हो या साधु संत हो या पादरी हो। आप देख लीजिए, एक तरफ से आप नजर दौड़ाइए, देश के अलग अलग राज्यों में चर्च की जितनी जमीनें रही हैं, सेमेट्री जिसको बोलते थे, जहाँ कब्रिस्तान था क्रिश्चियंस के लिए, ज्यादातर सेमेट्री को लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया और चर्च के लोगों की मिली भगत से कर लिया। उस रीजन के जो बिशप थे, जो पादरी थे, उनकी उसमें मिली भगत है। लैंड माफिया ने उनके साथ डील किया, उनको ओबलाइज किया और चर्च की सारी सिमेट्री और चर्च की उन जमीनों पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। वहां बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं। यही स्थिति वक्फ की प्रॉपर्टीज में है, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। तमाम मौलाना हैं जो कि वक्फ की प्रॉपर्टियों को छुड़ाने के लिए आंदोलन चलाते रहे, लेकिन जो लोग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों पर कब्जा काबिज हैं, वो सरकार बदलती रहती है, उनका कामकाज नहीं रुकता है। वो जो पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ वो जुड़ जाते हैं और कामकाज उनका बदस्तूर जारी रहता है। तो ये जो धर्म के नाम पर जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार घूम रहे हैं समाज में, जो धर्म का लबादा ओढ़ के, इनकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। और अगर इनके प्रति कोई आपराधिक वारदात हो रही है तो उस घटना को भी उसी रूप में देखना चाहिए जैसे कि एक निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक वारदात होती है, तो जितनी चिंता हमको उस निर्दोष व्यक्ति के प्रति रखनी चाहिए, उतनी ही चिंता इन लोगों के प्रति भी रखनी चाहिए। इनके कपड़ों के ऊपर, इनके वेशभूषा के ऊपर, इनके पहनावे के ऊपर, इनके जीवन शैली को पर भरोसा करके इनके प्रति कोई ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। ये मेरी राय है। और इसके बारे में अगर आपको हम रेफरेंस के तौर पर जो पिछले दिनों हमने पढ़ा है कि एक बहुत ही फेमस अखबार है हिंदी का, अमर उजाला, उसने एक बहुत अच्छा ग्राफिक छापा था, हमने देखा था। उसमें उन्होंने जिलेवार ब्यौरा दिया है कि किस तरह से लोगों की हत्या हुई या हत्या के कारण क्या रहे हैं। और ये जानकारी सरकारी सोर्सेज के जरिए से मिली है। पुलिस विभाग ने ही बताया है कि इन लोगों की हत्या के पीछे का कारण क्या है। तो अगर हत्या का पीछे का कारण लैंड डिस्प्यूट है, अगर हत्या के पीछे के कारण कोई महिला है, अगर हत्या के पीछे के कारण पारिवारिक विवाद है, तो उसको धर्म से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? और अगर राजनीतिक दल या राजनेता उसको धर्म से जोड़ के और इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के इशूज के प्रति हम लोग जागरूक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अभी एक मैं दूसरी जानकारी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वह जानकारी है कि वर्ल्ड बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट में कोविड-19 या हम कहें कि तालाबंदी के वजह से भारत और साउथ एशिया को कितने 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, इसका डिटेल रिपोर्ट है। और कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से इस तालाबंदी का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसका असर आने वाले समय में भी कई वर्षों तक देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की है। हमारी सरकार वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट पर बहुत भरोसा करती है और अमेरिका से कोई भी चीज अगर आती है तो उसको कहा जाता है कि अमेरिका ने ही कहा है, अमेरिका में ही हो रहा है, अमेरिका में लोग कोविड-19 से मर रहे हैं तो हम हमारे वहां अगर मर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अमेरिका में और इटली में लोग मर रहे हैं तो हमारे वहां भी मरना स्वाभाविक है। ये तर्क दिए जाते हैं, ये दावे किए जाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की जीवन शैली को अपनाने की कोशिश की जाती है हमारे देश के नेताओं के जरिए भी। लेकिन उसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जिस तरीके से शैक्षिक संस्थाओं को बंद किया गया है पिछले 5-6 महीने से, इसका बहुत ही खराब असर भारत के राजकोषीय उस पर पड़ने वाला है और भारत का जो टैलेंट पूल है उस पर भी पड़ने वाला है। और इस तालाबंदी के चलते न केवल शिक्षा का जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आएगी बल्कि ड्रॉप आउट की संख्या भी बढ़ेगी और जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, क्लासरूम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, क्लासेज नहीं चल रही हैं, तो उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसका तो नुकसान होगा ही, उसका जो रेवेन्यू पार्ट है या जिसको हम कहें कि मोनेटाइजेशन एजुकेशन का, उससे बहुत नुकसान होने वाला है। और 400 से लेकर 500 करोड़ तक का अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा होगा इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने से। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, अगर मेट्रो ट्रेन चल सकती है, अगर रेलवे चल सकती है, अगर बाकी समाज की चीजें चल सकती हैं इस अनलॉक 3 अनलॉक 4 के दौरान, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रिकॉशंस के साथ खोलने में क्या दिक्कत है? क्यों उनको बंद रखा गया है? हम किस तरह की भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? अगर हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, पहले से ही हम एजुकेशन के मामले में दुनिया के विकसित देशों से काफी पीछे रहे। हमारे देश की हालत पहले से ही बहुत खराब रही है और अब इस कोविड-19 की आड़ में जो काम हमारे देश में हो रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, वो तो और इस पूरे सेक्टर को बर्बाद करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशंस के साथ, उन सारे शर्तों के साथ, जिस तरह से बाकी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या जो जरूरी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो चालू हैं, तो एजुकेशन को भी उतना ही इसेंशियल माना जाना चाहिए। एजुकेशन भी समाज के लिए, एक इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए और देश के विकास के लिए जरूरी है। अगर हम एक टैलेंटेड वर्क फोर्स तैयार नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, उसका असर हमारे जीडीपी पर पड़ेगा। और अगर जीडीपी नीचे जा रही है, जो कि हम सबको पता है, तो हम बाकी वेलफेयर स्कीम्स को किस तरह से चला पाएंगे उन लोगों के लिए जो समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों से आते हैं, जिनको सरकारी योजनाओं पर ही पूरा भरोसा है और दारोमदार है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।